Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं DFCCIL के लिए जो आपका जनरल साइंस का सेक्शन है। ठीक है, ये आपका टोटल 24 मार्क्स का पूछा जाना है और ये वाली आपकी इसकी क्लास नंबर 4 है जनरल साइंस की। इसके अलावा मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज वाला सेक्शन जो कि आपका 24 क्वेश्चन का पूछा जाना है, उसमें मैं आपको 18+1 ये लाइव टेस्ट था आपका, एक टोटल 19 क्लास दे चुका हूँ। कस्टमर रिलेशन में आपकी 5th क्लास आज 5 PM को होनी है। जीके में आपकी 5 क्लासेस आज आपकी 6th क्लास है। ठीक है, और इस तरीके से आपकी सारी की सारी चीज़ें चलने लग रही हैं और आपका ऑलमोस्ट सिलेबस आपका मुझे लग रहा है जल्दी फिनिश हो जाएगा। जून तक आपका सारा सिलेबस करवा दूंगा ये। फिर आपका इकोनॉमी भी उसमें निपट जाएगा जून में ही, एप्टीट्यूड वगैरह रीजनिंग वगैरह सारा का सारा करेंगे। फिर इसके अलावा हम दूसरा राउंड लगाएंगे। ठीक है ना, ये इंडियन रेलवेज में अभी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी दूंगा, जो भी आपके डाउट्स वगैरह आ रहे हैं उनको यहाँ पे कराऊंगा। जो कुछ चीज़ें एक आधा छूट गई, करंट अफेयर कराऊंगा, जोन्स वाली चीज़ करानी है मुझे, किसान रेल करानी है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस कराना है, सब कुछ मुझे पता है, टाइम आने पे कराऊंगा। ठीक है, और ये आपका लाइव टेस्ट भी होने वाला है कुछ दिन में, तो इन सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल रेडी रहो। ठीक है ना, अपनी साइड से। तो बस चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग ऑपरेशंस एंड बीडी जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर पहले ही आपका ऑपरेटिंग के लिए हुआ करता था, यही पोस्ट आपकी अब बीडी में इंक्लूड कर दी गई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें शुरू करते हैं आज के सेशन को। ऑल राइट। तो यहाँ पर अब आप जो है टेस्ट सीरीज टेस्ट वगैरह देने के लिए जो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है ये रेफर आप कर सकते हो अपने जितने भी अलग अलग यहाँ पे ब्रांचेस में फॉर्म निकले हुए हैं उसके लिए। यहाँ पे आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए रेफर कर सकते हो। जैसे इसमें 5 फुल मॉक टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट अलग दे रखे हैं, सब्जेक्ट टेस्ट अलग दे रखे हैं और इसमें आपका एसएससी रेलवे बैंकिंग वगैरह सारा कुछ एक साथ ही मिल जाता है। और जो मैथ और रीजनिंग है ना, वो तो आप रेलवे में जो एनटीपीसी वाला यहाँ पे सेक्शन रहेगा उसमें जाके प्रैक्टिस करना, और ये अलग अलग नहीं लेना होता, ये सब एक साथ ही आपको मिल जाता है। एसएससी रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, और भी जितने एग्जाम्स वगैरह हैं, एनडब्ल्यूडीए हो गया तो इसकी भी आएगी सीरीज, टेस्ट सीरीज वगैरह, तो ये सब आपको यहीं पे मिल जाएगी एक साथ, इसकी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखो, अब आपका यहाँ पे सबसे पहला, ये आप यहाँ पे जो कूपन कोड है ये भी अप्लाई कर सकते हो। पेन 10 अप्लाई करोगे 30 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा, जो टोटल ये आपका होता है इस पर 10% का ऑफ मिल जाता है। नहीं तो आप लोग सबसे पहले जो है आपस में आप लोगों के जो कोड होते हैं वो एक्सचेंज करके कर लिया करो, क्योंकि वो आपको जो है आपस में जो बच्चे होते हैं उनको भी जो है आपको डिस्काउंट आपस में मिल जाता है, आपस में कुछ होता है कि कैशबैक मिल जाएगा ये वो, तो वो सब आपको आपस में भी मिल सकता है। तो आपस में किसी को लेना है तो एक दो बच्चे अपना एक्सचेंज कर लो, कोड वगैरह जो भी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो देखो यहाँ पर हमने जो है कल के लेक्चर को छोड़ा हुआ था, हमने यहाँ पे ह्यूमन आई के बारे में क्या क्या प्रोसेस होती है वो सारा कुछ समझ लिया है। अब हम एक एक करके जो ह्यूमन आई के डिसीज हैं इनको समझेंगे, और यहाँ पे करेक्ट करने के लिए आपको फिर अपने आप पता चल जाएगा कौन सा लेंस लगाना है, कौन सा लेंस नहीं लगाना है। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें समझते हैं, फिर मैं आपको 9th 10th मुझे पता है ऊपर का क्वेश्चन छोटा है भी कराऊंगा, इतना भावुक मत हुआ करो। ठीक है, फिर आगे भी चलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो पहले ये वाला काम जो है अपना निपटाते हैं। ये देखो भाई, आंख है अपनी, कोई बात नहीं, इसके बारे में हमने कल सारी की सारी चीजें कर ली थी। फटाफट से हम आते हैं एक अपनी मायोपिक आई के ऊपर। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा, सबसे पहले तो आप वर्ड्स को समझो। अगर मैंने आपसे बोल दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोल दिया कभी शॉर्ट साइटेडनेस है, क्या बोल दिया मुझे, शॉर्ट साइटेडनेस है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पास वाली चीज दिखाई देती है। अगर मैं इसे हिंदी में बोलता हूँ ना, जो हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे हैं ना उनको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनके नाम हिंदी इंग्लिश में चेंज करने में बड़ी दुविधा होती है। शॉर्ट साइटेडनेस को हिंदी में क्या बोला जाता है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष बोला जाता है इसको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि मुझे पास वाली जो चीज़ है वो तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर वाली चीज़ देखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस को क्या बोला जाता है, मायोपिया बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप बीमारियों के नाम समझो। फिर लेकिन अगर मुझे क्या हो कि दूर की चीज़ दिखाई देनी बंद हो जाए, तो मुझे यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मुझे क्या हो जाए कि दूर की चीज़ दिखाई ना दे। देखो यहाँ पे हमें क्या था, पास की चीज़ दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है। इस वाले केस में क्या होगा, हमें दूर की चीज तो दिखाई दे रही है, पास वाली चीज नहीं दिखाई देगी, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि मुझे दूर वाली चीज दिख रही है, पास वाली चीज यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। अरे बात समझ में आ रही है क्या इतनी सी, है ना? तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोल देते हैं। अगर कभी कभी पेपर जो है लंजू पंजू बनाया गया तो ये भी पूछ लिया जाता है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, वो लॉन्ग साइटेडनेस होता है। इसको ना क्या, इसको दूरदृष्टि दोष बोला जाता है, इसको पास दृष्टि दोष बोला जाता है। ठीक है, पास दृष्टि दोष। ठीक है, हिंदी में लिख लेना। ये चीज क्लियर हो गई क्या? अरे बोलो हाँ।
यहाँ तक समझ में आया? अब देखो ये कैसे क्या होता है। सबसे पहले मायोपिया को उठाते हैं। मायोपिया के केस में अब जो मैंने आपको ज्ञान दिया था ना कल की क्लास के लास्ट में, अब वो सब आपका काम आने वाला है। लेट से मेरा एक मायोपिक आई है, ठीक है ना, ये जो है आपकी एक मायोपिक आई है, ये है मायोपिक आई। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ध्यान से समझते जाना, बड़े ही ध्यान से, ठीक है। अब जो नॉर्मल आई आपकी होती है, मैंने आपको कल एक फिगर लास्ट में बनवाया था, ये लेटेस्ट से एक गंदा सा मैं फिगर बनाऊंगा जो, क्योंकि मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है नहीं, ठीक है। ये आपका सिलेरी मसल्स है, यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, ये अपना बेसिकली ऐसा काम होता है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत दूर से, जब बहुत दूर से कोई आपकी लाइट रेज आती हैं तो वो इस तरीके से आती हैं और फिर यहाँ पर आके आपके रेटिना पे मिल जाती हैं। लेकिन जो मायोपिक आई होती है ना, उसमें जो दूर वाली ये रेज आ रही है, देख रहे हो आप, ये रेज चली आ रही, दनादन दनादन चली आई, और इसके बाद में ये जो आपका यहाँ पे लेंस लगा हुआ है आँख का, इसकी जो फोकल लेंथ है ना वो काफी कम हो जाती है। इस लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई, क्या कम हो गई, ठीक है ना। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए मायोपिक आई में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है लेंस की, तो कम हो जाती है, इसको आप डिक्रीज कर देना, ठीक है ना। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब समझना इस चीज को बड़े ही ध्यान से। मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि कभी भी हमें अगर जो दूर वाली चीज देखनी होती है, लेटेस्ट से मैं यही से आँख की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मुझे दूर वाली चीज देखनी है तो क्या होता है, दूर की चीज देखने के लिए ये जो लेंस है ये आपका थोड़ा सा कैसा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, यानी कि आपकी जो सिलेरी मसल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। समझना ध्यान से, वो क्या कर जाती हैं, रिलैक्स कर जाती हैं, और ये आपका लंबा हो जाता है, ठीक है ना। लेंस क्या हो जाता है, लंबा। लंबा होने से क्या हो जाता है कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाती है। ध्यान देना, फिर से आपको एक आंख बनानी ही पड़ेगी। देखो यहाँ पर आपकी एक आंख है, इसी आंख का एग्जांपल लेते हैं। देखो ये आंख बनी हुई है, इस केस में क्या होता है, आपका ये वाला जो है, ठीक है ना, ये जो लेंस है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लंबा होने से क्या होता है कि जो फोकल लेंथ है आपकी वो बिल्कुल इमेज यहाँ पे बन रही होती है। इतनी सी बात आपको समझ आई थी, दूर से अगर कोई रोशनी आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, इमेज बन जाती है रेटिना पे। लेकिन जो जिसको मायोपिया हो जाता है ना, उसके साथ क्या दिक्कत हो जाती है कि उसका लेंस जो है ना आंख का, वो मोटा का मोटा ही रह जाता है। जब दूर वाली, अब हमें पता है जब हमें दूर वाला कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारा जो लेंस है वो अपने आप जो है लंबा हो जाना चाहिए, जिससे कि उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, जिससे कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा और फोकल लेंथ उसकी दूर को रहेगी, है ना। लेकिन जो मायोपिक आई होती है उसका लेंस कैसा रह जाता है भाई, मोटा का मोटा रह जाता है। उसकी सिलेरी मसल्स जो है इस लेंस को पतला नहीं कर पाती हैं। तो अगर लेंस मोटा होता है, तो मैंने क्या समझाया था, लेंस अगर आपका थिक रह गया तो उस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कैसा होगा, ज्यादा होगा। और ये जो ये जो रेज आ रही है लाइट की, ये क्या करेगा, मैंने आपको कल समझाया था ना, एक जैसे ये लाइट रे आई, ठीक है, ये ऐसे निकलनी थी, ये लाइट रे आपकी ऐसी निकलनी थी, और अगर आपका ये पतला होता तो ये इसको दूर जाकर के कन्वर्ज करता। लेकिन ये लेंस आपका मोटा का मोटा ही है, तो ये पास में ही कहीं कन्वर्ज कर देता है। बात समझ रहे हो, कहाँ कर देता है, काफी पहले कन्वर्ज कर देता है, रेटिना पे जाने से पहले। तो देखो इस केस में आपका यही है। मायोपिक आई में क्या हुआ, दूर से लाइट तो आई, ये देख रहे हो ध्यान से, दूर से लाइट तो आती जा रही है, लेकिन ये यहाँ पर बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर गई, यानी कि ये जो लेंस है ना ये मोटा का मोटा ही रह गया। सिलेरी मसल्स ने जो मोटा किया था ना इसको, वो अब रिलैक्स नहीं हो पा रही, सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट रह गई, ठीक है ना। तो लेंस आपका थिक का थिक रह गया और इसने बहुत ज्यादा बेंड कर दिया, इन सभी को बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब लेंस जो आपका मोटा लेंस होता है ना वो बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर देता है। तो जो रेज आपकी यहाँ मिलनी चाहिए थी उन्हें इसने बहुत पहले ही मिलवा दिया, ठीक है ना, यहाँ पर मिलवा दिया, यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। बात समझ में आ रही है क्या सभी को? अगर आपसे पूछ ले कि मायोपिक आई में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मायोपिक आई का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कैसा होता है, तो वो आपका ज्यादा होता है, ठीक है ना। और जो फोकल लेंथ होती है वो कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। अरे बोलो हाँ, यहां तक बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक सब कुछ? तो जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं देखा ना तो उनको समझ नहीं आएगा, पहले कल वाला लेक्चर देख के आओ, उसके नोट्स को ध्यान में रिवाइज करके आओ, तब ये चीजें क्लियर होंगी, है ना। इसलिए तो मैंने आपको एक एक चीज मैं ऐसे ही नहीं बताता हूँ कि मुंह उठा के बता दी, है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक रीजन होता है। चलिए खैर, समझ में आ रहा है तो फटाफट से हाँ बोलते जाना है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी आंख में अब ये दोष तो आ गया, अब इसे मैं कैसे ठीक करूंगा। मैंने आपको कल समझाया था ना, ये वाला जो लेंस होता है ये कौन सा होता है भाई, फटाफट से बोलो। इस लेंस को क्या बोला जाता है, कॉनकेव लेंस बोला जाता है। और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, ये दूर से आने वाली जो रेज होंगी उनको और छितरा देगा। क्या कर देगा, छितरा देगा। तो यहां पर अब देखो मुझे ये यहां पर अगर मेरा कन्वर्ज बहुत पहले हो रही है और मुझे इन रेस को दूर ले जाना है, तो यानी कि मुझे क्या करना है, एक छितराना पड़ेगा ना, इन रेस को क्या करना पड़ेगा, दूर दूर ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए बताओ मुझे ऑब्वियसली कौन से अपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट लेंस की जरूरत पड़ेगी, तो भाई ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी,
ठीक है ना। तो अब बेसिकली ये कॉन्केव लेंस क्या करता है, यहाँ से लेटस से आपकी ये रेज आ रही है, ठीक है ना, ये रेज आ रही है दूर से, क्योंकि हमारा जो दोष है ये दूर वाला ही दोष होता है। पास वाली जो आंख की रेंज होती है ना, जैसे पास वाला ऑब्जेक्ट है उसकी तो इमेज बिल्कुल आपकी रेटिना पे बनती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास वाले रेज जो पास वाला ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज बनाने के लिए आपका लेंस कैसा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। हमारा तो पहले से थिक होके बैठा होता है, ठीक है ना, इसलिए। तो देखो यहाँ पर अब आपका क्या हुआ, ये रेज आई और मैंने पहले से यहाँ पे अपना चश्मा पहन लिया करेक्ट नंबर का लगवा के। कौन सा चश्मा पहन लिया भाई, मैंने यहाँ पे कॉन्केव लेंस का चश्मा पहन लिया। तो यंगस्टर्स में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो मायोपिया की ही आती है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये रेज आई तो इन रेज को फिर ये थोड़ा सा ऐसा कर देता है, ठीक है ना, छितरा देता है। तो ऐसे छितरा दिया इसने, देखो दूर दूर कर दिया इन रेज को, पैरेलल आ रही थी दूर दूर कर दिया। तो अब हमारा ये जो लेंस है इसकी तो आदत है कि भी बहुत ज्यादा ये कन्वर्ज करेगा। तो अब ये जो कन्वर्ज करेगा ना, पहले ये सीधी रेज, देखो ध्यान देना, पहले ये रेज ऐसी आ रही थी, पहले ये रेज अगर यहाँ पे कॉन्केव लेंस आपका ना होता तो ये रेज ऐसी आकर के यहाँ पे कहीं पे मिल जाती। लेकिन इस कॉन्केव लेंस ने क्या किया, दूर दूर कर दिया पहले से इन रेज को। तो जब ये दूर दूर किया तो ये जाकर के दूर दूर मिलने लग गई, ठीक है ना। और मेरा जो मुझे इमेज देखनी थी या फिर दूर की चीज जो देखनी थी वो मुझे दिखने लग गई। अरे समझ में आया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट की नहीं आया, फटाफट से हाँ बोल देना है। अरे क्लियर हो गया क्या सभी को? चलिए खैर, अब आते हैं यहाँ पर हम हाइपरमेट्रोपिया पे। इसके बारे में जितनी भी जरूरी बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। मेरा जो मेन मोटो होता है ना, वो ये नहीं होता कि मैं आपको फैक्ट रटवा दूं। मेरा मेन मोटो ये होता है कि मैं आपको पूरी की पूरी प्रोसेस ही क्यों ना समझा दूं, जिससे कि आपको ना तो कुछ रटना पड़े, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आ जाए उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाओ अपने दिमाग से, ठीक है ना। मैं ये फैक्ट रटवाना ये सारी की सारी चीजें मुझसे ज्यादा ये होती नहीं है, ठीक है ना, साफ सीधी बात। और हाँ एक चीज और यार, ये कस्टमर रिलेशन में एक बच्चे ने अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि कस्टमर रिलेशन की क्लास में किसी बच्चे ने एक डाउट पूछा है और बड़ा जबरदस्त डाउट पूछा है यार, मजा आ गया। मैं हमेशा बोलता हूँ जो बच्चे जो डाउट पूछते हैं ना, जो बच्चे, मुझे रियली में उनको देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और ये डाउट मैं आपको बताऊंगा शाम को 5 बजे वाली क्लास में। और बच्चे का नाम तो था कुछ करके, देखो यहाँ पे, लेकिन जो डाउट है वो बहुत बढ़िया डाउट पूछा, मतलब देख करके आनंद ही आ गया। वो डाउट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बड़ा प्यारा डाउट आया, जब आप पढ़ते हो ना तभी तो डाउट आता है अच्छे से। तो खैर समझाऊंगा वो डाउट, उसको हम देखेंगे। खैर देखो यहाँ पर आपका क्या होता है, एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो यहाँ पर मैंने मायोपिया समझा दिया। अब हम बात करने लग रहे हैं किसकी, हाइपरमेट्रोपिया की। किसकी बात करने लग रहे हैं, हाइपर हाइपरमेट्रोपिया की यहाँ पे हम बात करने लग रहे हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, बात समझना ध्यान से। ये मेरी एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, ध्यान से देखना थोड़ा सा, मैं इसको नीचे आता हूं। अब मेरी आंख जो है इस केस में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक आई में ये मेरी आई बनी हुई है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये आई बनी है, यहाँ पर मेरा इस तरीके से यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है और ये ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरी जो आंख इसमें होती है ना, वो मेरी आंख कैसी होती है, पतली हो जाती है, ठीक है ना। जो पिछली बार मायोपिया में क्या हुआ, मेरा जो आई का लेंस है वो काफी मोटा यानी कि थिक रह गया, जिसकी वजह से मेरी जो कन्वर्जिंग पावर थी इस लेंस की वो काफी ज्यादा हो गई। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो आपका कन्वर्जिंग पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है। यानी कि ये रेज मेरी जो दूर से आ रही थी, ध्यान देना, जो रेज मेरी दूर से आ रही थी उनको तो मैंने अब, क्योंकि इस जब मेरा लेंस यहाँ पे काफी थिन हो गया है, थिन होने का मतलब पतला हो गया है, पतला होने पे ये क्या करता है, आपका काफी कम डिग्री पे इसको कन्वर्ज करेगा। तो इसने जाकर के काफी दूर जो है कन्वर्ज कराया और वो मेरी जो इमेज थी वो रेटिना पे बन गई, तो मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे पड़ी नहीं। लेकिन अब क्योंकि ये यहाँ पर आपका थिन बना हुआ है, तो जैसे ही पास वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, पास में ये ऑब्जेक्ट आया कोई, और पास वाले ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो इस तरीके से गई, ठीक है ना, पास वाले ऑब्जेक्ट की रेज इस तरीके से गई। अब ये आपका इस तरीके से रेज आगे जानी थी। अब क्योंकि यहाँ पर आपका, देखो ध्यान से देखना, ये आपका यहाँ पे रेटिना है। अब क्योंकि इसकी कन्वर्जिंग पावर तो बहुत कम है, तो इनको ये काफी कम कन्वर्ज कर पाया, और जो इमेज आपकी रेटिना पे बननी चाहिए थी वो काफी आगे बन रही है रेटिना के, ठीक है ना। वो यानी कि एक तो अलग यहाँ टकरा रही है, एक यहाँ टकरा रही है, तो इमेज कोई बनी नहीं पाई आपके रेटिना में, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हो आप लोग? तो जो बेसिकली इमेज हमारी रेटिना पे बननी थी पास वाले ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ बन रही है, बहुत दूर बन रही है। किस वजह से? क्योंकि ये तो आपका कैसा रह गया, थिन रह गया। थिन रहने की वजह से इसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत कम हो गई यार। तो जो काफी ज्यादा कन्वर्ज करके यहाँ पे हमें बनाना था, इसकी जगह ये बहुत दूर बनाने लग गया। तो यही जो है आपका दोष आ जाता है हाइपरमेट्रोपिया में। किसमें आ जाता है? हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस में। अच्छा, अगर अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मेरी जो यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत कम हो गई है, तो उस कम कन्वर्जिंग पावर को ज्यादा कैसे किया जाएगा? तो बताओ कौन सा लेंस लगाएंगे? कल मैंने क्या बताया था, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, ये सही लिखा है क्या? हाँ, एन गायब है। कॉन्वेक्स लेंस आपका क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। देखो
कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है आपका। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, वेट अ सेकेंड। तो देखो यहाँ पे, अब बेसिकली जो हाइपरमेट्रोपिया वाली आंख होती है, मैंने आपको क्या बताया, ये जो पास वाला ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका बहुत पास वाला ऑब्जेक्ट है ना, तो ये पास वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने अपना एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये हमने लगा दिया तो जो लाइट रेज हमारी, ध्यान से देखना आप जरा, ये लाइट रेज हमारी किस तरीके से जानी थी, ऐसी जानी थी ना, देखो ये ऐसी जानी थी। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे मैंने पहले ही अपना कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो जो मेरी रे ऐसी जानी थी, वो रे यहीं पे जो है कन्वर्ज होनी शुरू हो गई, और यहाँ से कन्वर्ज होते होते लेंस पे ऐसे पहुंची, और इस लेंस ने जो है उसको सही डायरेक्शन में और पीछे जाकर के रेटिना में इसको कन्वर्ज करा दिया। वैसे जो है अगर यहाँ पे कोई भी, अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ पे नहीं लगाते, तो ये आपका कैसे यहाँ पे इसको कन्वर्ज कर रहा होता, काफी पीछे जाके कन्वर्ज कर देता। लेकिन क्योंकि हमने इसको आंख के लेंस पे गिरने से पहले ही इतना कन्वर्ज करा दिया कि ये यहीं पे आपका रेटिना पे इमेज बन जाती है। अरे बोलो हाँ, आज के बाद आपको हाइपरमेट्रोपिक आई हो गई, मायोपिक आई हो गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बस इसी का वाइस वर्सा कर देना आप लोग, क्या कि देखो इसी का वाइस वर्सा कर देना। इसमें क्या होता है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाती है, तो हाइपरमेट्रोपिक आई में रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी इंक्रीज हो जाती है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी डिक्रीज हो जाती है, किसमें, हाइपरमेट्रोपिक आई में। और फिर जो मायोपिक आई होती है उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, और इसमें फोकल लेंथ जो है आपकी डिक्रीज हो जाती है, और हाइपरमेट्रोपिक आई में जो फोकल लेंथ होती है आपके लेंस की आंख के, वो आपकी इसमें इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। कैसे, देखो यहाँ पे यही तो है आपका, जहां पे जाकर के ये मिल रही है, देखो यहाँ पे ये पहले ही मिल गई, तो फोकल लेंथ देखो कितनी है, इतनी सी है। जबकि हाइपरमेट्रोपिक आई में आप देख लो कहाँ पे जाके मिल रहे होते हैं, इतनी बड़ी फोकल लेंथ हो गई है ना। तो ये चीजें हैं, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से हाँ बोलो, क्लियर हो गया सभी को। चलो अब ये हाइपरमेट्रोपिया हो गया, मायोपिया हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं आपका और कौन सी बीमारी है हमें यहाँ पे, हाइपरमेट्रोपिया ये कवर, ये कवर, अच्छा प्रेस बायोपिया समझते हैं। अब ये तो हो गया यंगस्टर की बीमारी। अब यहाँ पर जो है आपका एज के साथ साथ भी प्रेस बायोपिया। तो देखो यहां पर आपका एज के साथ साथ क्या होता है कि आपकी आंख जो है काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो देखो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, आपका एज यहां पे बढ़ने के देखो देखो एज बढ़ने के साथ में आपका क्या होता है कि जो सिलियरी मसल्स हैं, आपको पता है अब सिलियरी मसल्स कहाँ पे होती हैं, तो सिलियरी मसल्स जो हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं। कभी ये जो है आपका, जब लेंस को पतला करना था तो ये पतला कर ही नहीं रही है, रिजिड होके बैठ गई। तो जब पतला नहीं करना था तब उसको पतला कर दिया इन्होंने लेंस को, है ना। बुढ़ापे में ये सब चीजें होती रहती हैं। और जो ये हमारा लेंस बना किसका होता है, जेली का बना होता है। तो ये जेली जो है इतनी ज्यादा यहाँ पे अब इफेक्टिव नहीं रहती है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्वस ह्यूमर इसको न्यूट्रिशन दे रहा होता है, वो भी इतना ज्यादा यहाँ पे उसमें आपका प्रोटीन या फिर जो आपका विटामिन होते हैं वो इतने ज्यादा इसमें बचे नहीं होते। तो ये भी आपका लेंस कभी कभी जो है आपका नहीं हो पाता, मोटा नहीं हो पा रहा, पतला नहीं हो पा रहा। तो प्रेस बायोपिया बहुत ही इजी शब्दों में बताऊंगा आपका, कि आपका सिलियरी मसल वीक हो गई तो कभी कभी तो ये आपका मायोपिया भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें मायोपिया के सिम्टम भी दिख सकते हैं आपको, और हाइपरमेट्रोपिया के सिम्टम भी दिख सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, अच्छा आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा, कुछ बूढ़े लोग आपका एक चश्मा लगाते हैं जिसमें कि इस तरीके का चश्मा होता है, ठीक है, एक आपका इस तरीके का लेंस है, उसमें नीचे एक आपका दूसरा लेंस पड़ा रहता है, ऊपर दूसरा टाइप का लेंस होता है। तो इन्हें जो है आपका बाईफोकल लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाईफोकल लेंस। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों के ही सिम्टम है, क्योंकि कभी जब मोटा करना था आपका लेंस को, तो वो मोटा नहीं है, पतले का पतला ही है। कभी पतला करना था तो मोटा का मोटा ही है। तो आपका इसमें मायोपिया के भी सिम्टम है, हाइपरमेट्रोपिया के भी हैं। तो हमें कैसा लेंस लगाना पड़ जाता है, बाईफोकल लेंस लगाना पड़ जाता है। जिससे कि क्या, जिसमें कि आपका क्या क्या होता है, कॉनकेव लेंस भी होता है और आपका कॉन्वेक्स लेंस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों के दोनों होते हैं इस तरीके से। समझ में आ गई क्या ये वाली बात। तो प्रेस बायोपिया क्लियर हो गया। अब आपका इसमें फोर्थ बचता है एस्टिग्मेटिज्म। देखो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है आपका, बेसिकली लेटस से ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉर्निया होता है, अरे यार मेरा फिगर बड़ा गंदा बनता है, देखो यहाँ पे मैं आपको आंखी दिखा देता हूँ। ऊपर आते हैं, थोड़ा सा ऊपर आओ, ऊपर आओ, देखो यहाँ पे ये जो आपका कर्वेचर है आंख का, ठीक है ना, ये जो कर्वेचर दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पे ये लेंस भी कैसा है, कर्व्ड रहता है यहाँ पे। तो ये जो कर्वेचर है ये आपका थोड़ा सा बिगड़ जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कर्व ना होकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। तो इसके कर्व, इसका क्या हो जाता है, लेस कर्व की होने की वजह से, इसकी लेस कर्वनिंग होने की वजह से क्या होता है कि आपका लेटस से मैंने कोई ऑब्जेक्ट देखा, तो उसमें आपके दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल।
तो मुझे क्या हो रहा है, कभी तो मुझे हॉरिजॉन्टल वाला दिख रहा है तो वर्टिकल वाला नहीं दिख रहा, वर्टिकल वाले पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे जो इमेज पूरी दिख रही है वो ब्लरी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इस केस में हमें कैसा चश्मा लगाना पड़ता है, तो सिलेंड्रिकल ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। कैसे ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, सिलेंड्रिकल ग्लासेस, जो कि आपके इस टाइप के होते हैं, ठीक है। इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझ लो आप लोग कि इसमें क्या होता है। बेसिकली लेटेस्ट से मैंने आपको ए लिख के दिखाया, ठीक है ना। तो आपको जो ए दिख रहा है ना इसमें, वो ए की अगर आपको ये वाली डंडियां ठीक दिख गई, तो ये जो आपके इसके बीच में लाइन है ना, ये काफी ब्लरी दिखेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका किसमें, एस्टिग्मेटिज्म में। और बेसिकली किस वजह से होता है, ये जो कर्व वाला पार्ट होता है, या तो आपका कॉर्निया का या फिर आपके लेंस का, ये थोड़ा सा क्या हो जाए, आपका फ्रंट वाला जो पार्ट है, या फिर ये कर्व्ड डिफरेंटली हो जाए, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा सा और मुड़ जाए, या फिर ये ऊपर से ऐसा आ रहा है नीचे ऐसा मुड़ जाए, ठीक है ना। तो उस केस में आपकी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। समझ में आया क्या, ये आपके सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो भी रोग वगैरह हैं आंखों के, यानी कि आई डिजीज वगैरह, सारे के सारे आपके हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, डिक्रीज इन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ अ आई, यानी कि उम्र के साथ आपकी आई की देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो बताओ अब कौन सा आंसर है इसका। आंसर किसी ने गलत दिया तो उल्टा लटकाऊंगा। समझ में आई बात, फटाफट से बोलो हाँ। तो यहां पर हमारा आंसर हो गया प्रेस बायोपिया। क्लियर है, क्या हो गया भाई, प्रेस बायोपिया हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगले नहीं पिछले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि नाइन्थ वाला क्वेश्चन भी देखना था अभी हमें। देखो नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार दैट मूव्ड 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब देखो इन्होंने क्या पूछ लिया यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी। मैं अगर आपको सही बताऊं तो फिजिक्स के टर्म में ना ये क्वेश्चन इतना ज्यादा सही है नहीं, ठीक है। गलत क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, लैंग्वेज इसकी गलत दे रखी है, लेकिन अब दे दिया तो दे दिया, क्या करें। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है एक कार की जो कि 80 किलोमीटर मूव कर गई है। तो बेसिकली इन्हें यहाँ पे टर्म देना चाहिए था दैट डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना। यहाँ पे इनको यहाँ पे जो वर्ड देना चाहिए था वो देना चाहिए था कौन सा, डिस्प्लेस। क्योंकि जब भी हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं, देखो एवरेज वेलोसिटी की आपसे जब भी बात करी जाए, एवरेज वेलोसिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टोटल टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको अंतर तो पता होगा ना, हाँ। अरे देखो ये भी आपको बता ही देता हूँ साथ साथ में, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। लो अब स्केलर वेक्टर भी पढ़ाना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पे आओ, थोड़ा सा स्केलर वेक्टर के बारे में पता देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, मोटा मोटा देखते हैं फटाफट से। स्केलर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि उनके पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है ना। उनका अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उनके पास में मान होता है, ठीक है। लेकिन उनके पास में कोई दिशा नहीं होती, यानी कि उनके पास क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, दिशा का कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन है नहीं होती इनके पास, ठीक है। और जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो इनके पास में कोई ना कोई मान तो होता ही है, सही, मैग्नीट्यूड तो होता है सही, प्लस में क्या होता है, इनके पास में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। क्या होती है, डायरेक्शन। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो पूछा जाता है आपका इसका, रेड कलर लेते हैं। देखो सबसे कॉमन एग्जांपल पूछा जाता है कि बताओ भाई आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। तो जो डिस्टेंस होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे, जैसे मैंने आपसे बोला कि जो राम का घर है ना वो मेरे घर से, यानी कि मैं कौन हूँ, पीयूष हूँ, ये राम है, हम दोनों के घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है वो सीधी सड़क जा रही है, हो सकता है कि मैं ऐसा जा रहा हूँ, फिर गली ऐसी आ गई, फिर गली ऐसी आ गई, फिर ये गली यहाँ जाना है, फिर मुझे यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। तो ये जो पूरी डिस्टेंस कवर करी मैंने ये थी 60 किलोमीटर। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि मेरे और राम के घर के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर 30 किलोमीटर का है, तो इसका मतलब मैं सीधा, अब मैं चाहे यहाँ पे गलियों गलियों घूम के जाऊँ, यहाँ पे मैं राम की जगह राहुल का घर घूम के जाऊँ, कहीं से भी जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पे पहुंचा एट द लास्ट, ठीक है ना। यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ पे मैं पहुंचा, ठीक है, यानी कि मैं बिल्कुल यहाँ पे पहुंचा। तो सीधा सीधा जो डिस्टेंस होगी ना, सबसे लीस्ट डिस्टेंस, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डायरेक्शन मेरी क्या है, जब मैंने बोला पीयूष के घर से राम के घर जा रहा हूँ, तो मेरी डायरेक्शन है सीधा राम की तरफ, यानी कि मेरी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 30 किलोमीटर होगी। अरे इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी ना, हाँ। ये चीजें तो बहुत ईजी हैं, क्लास 8th 9th में पढ़ाई जाती हैं। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक एग्जांपल नोट डाउन कर लो, ये हम बाद में पढ़ेंगे फिजिक्स में, कि जो करंट होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। करंट आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर वेक्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही अकेला क्वेश्चन पूछा जाता है किसी पेपर में, ठीक है ना। करंट कैसी क्वांटिटी है, तो ध्यान रखना स्केलर है। करंट के पास डायरेक्शन तो होती है, लेकिन तब भी ये स्केलर है। क्यों है, क्योंकि ये इसका ना जो एडिशन का, ट्राइंगुलर एडिशन का फॉर्मूला होता है वो फॉलो नहीं करता, ठीक है। वो मैं समझाऊंगा आपको आगे चल के, ठीक है। कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है बस ये अभी फिलहाल नोट डाउन कर लो।
अब यहाँ आते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अपना एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसके पास डायरेक्शन होती है, लेकिन जब हम स्पीड की बात करते हैं ना तो डायरेक्शन नहीं होती। तो स्पीड के फॉर्मूले में आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ भाई, जो वेलोसिटी है वो आपकी वेक्टर हो जाएगी, स्पीड आपकी स्केलर हो जाएगी। अरे बोलो हाँ, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं पूछी जाएंगी आगे, जरूरी थोड़ी है ये क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है टोटल, जो अब यहाँ पे देखो ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, डिस्टेंस है या फिर ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें थक हार के क्या मानना पड़ेगा, इसी को डिस्प्लेसमेंट मानना पड़ेगा। तो अपने पास टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 80, टोटल टाइम है 2 आवर्स का, तो 80 अपॉन 2 करो, कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्वेश्चन बड़े लल्लू पंजू है, मतलब कुछ ढंग का क्वेश्चन है ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ये सब क्लियर तो अब हो ही गया होगा, इसमें अब क्या ही बताना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अच्छा, अगर थोड़ा सा फास्ट लगा करे तो जो स्पीड है उसको 0.75x पे कर लिया करो। अगर थोड़ा स्लो लगे तो आप स्पीड को 1.5x कर लिया करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने देखा एक दो बच्चे बोल रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो उसको थोड़ा स्लो कर लेना, वीडियो की जो स्पीड है। जिनको मेरा फास्ट लगता हो वो, जिनको स्लो लगता हो वो फास्ट कर लेना, ठीक है, जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर? तो देखो यहाँ पे हमने एक बकरे को पकड़ा, क्या नाम है उसका, बेकिंग पाउडर नाम है। तो बेकिंग पाउडर को पकड़ के देखते हैं भाई इसके पास क्या क्या केमिकल, इसकी फॉर्मुलेज वगैरह हैं और इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि बेकिंग पाउडर अलग चीज़ होती है और बेकिंग सोडा अलग चीज़ होती है। क्योंकि अगर आपका जो एग्जामिनर है वो बेकिंग पाउडर तक पहुंच चुका है पिछले पेपर में, तो वो हो सकता है आपसे पूछ ले बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कभी जब भी हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर की बात करेंगे तो बेकिंग पाउडर का मतलब होता है उसमें आपका बेकिंग सोडा है। देखो क्या है, उसमें बेकिंग सोडा है प्लस में आपका टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है। टार्टरिक एसिड या फिर कोई और भी एसिड प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम टार्टरिक एसिड का यूज करते हैं। और फिर आपका बेकिंग सोडा अकेला बेकिंग सोडा होता है। तो इनका डिफरेंस समझ में आया। आपका अगर पूछे बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है, तो बेकिंग सोडा होता है प्लस में आपका टार्टरिक एसिड। अब बेकिंग सोडा का केमिकल नेम आपका क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा का यहाँ पर केमिकल नेम है। और इसका केमिकल फॉर्मूला भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, Na और फिर आपका H और CO3। Na क्या हो गया, सोडियम, बाई कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। यहाँ पे टू, यहाँ पे एक 1 1 की बॉन्डिंग, ये आपका +1 पे जाता है, ये +1 पे, यहाँ पे इसके -2 आइन होते हैं, तो इसलिए बाई कार्बोनेट का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर वो अब छोड़ो, जिसको ये थोड़ा एक्चुअली में है ना, आपको पढ़ाते टाइम में ये साइंस में ना थोड़ा सा बड़ा ये लगता है डर कि कहीं आप लोगों को मैं ज़्यादा तो नहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ा बांध के रखना पड़ता है अपने आप को। चलिए खैर, NaCO3 हो गया, जिसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। अब ये हो गया अपना, एक और आपको यहाँ पे पिक्चर में बैठा दिख रहा होगा टार्टरिक एसिड। तो समझते हैं थोड़ा सा टार्टरिक एसिड के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। टार्टरिक एसिड को ना एक नाम से और जाना जाता है, रेसमिक एसिड, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है रेसमिक मिक्सचर होता है एक तरीके से, बट चलो ठीक है, इसका नाम ध्यान में रखो, रेसमिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो C4H6O6, ठीक है ना। क्या है, C4H6O6। और ये किस टाइप का एसिड होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये, ठीक है ना। कैसा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका COOH प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। क्या होगा, COOH प्रेजेंट होगा। तो इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो वो लास्ट में COOH चिपक जाता है। तो वो अब हमें उसके उसके ऊपर नहीं जाना ज़्यादा, ठीक है। आपके सिलेबस में यहाँ तक पूछा जाएगा ये आपका किस टाइप का एसिड होता है, तो कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है, उसके लास्ट में क्या आपका सफिक्स लगा होगा, तो वो आपका COOH लगा होगा। सफिक्स समझते हो ना सभी लोग, जो पीछे लगा रहता है। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा क्या यहाँ पे, कोई बात नहीं, देखो ऐसा COOH लगा रहता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स। समझ में आ गई क्या इतनी सी बात। अब देखो इसी से आपका ये क्वेश्चन उठाया। अब इन्होंने क्या पूछा, जो आपका बेकिंग पाउडर होता है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो देखते हैं अपने पास क्या क्या है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो बताओ भाई यहाँ पे आपको ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। बेकिंग सोडा होता है, टार्टरिक एसिड होता है। बेकिंग सोडा में आपका देख लो NaHCO3 है, और टार्टरिक एसिड में C4H6O6 है। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आपका यहाँ पे क्या है, और जो आपका सोडियम है ये प्रेजेंट होते हैं। यानी कि सोडियम नहीं होगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन होता है। यानी कि जो नाइट्रोजन है ये प्रेजेंट नहीं होता है बेकिंग पाउडर में, ठीक है।
किसमें भाई, बेकिंग पाउडर में ये प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ भाई आपका जो टार्टरिक एसिड है वो किसमें प्रेजेंट नहीं होता, बेकिंग सोडा में कि बेकिंग पाउडर में, तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से नीचे मुझे कमेंट करो। किसी ने गलत किया ना अब इसका आंसर कमेंट, तो फिर वो उल्टा लटकाया जाएगा। फटाफट से बोलो हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ बोलते जाना है भाई सभी को, ठीक है ना। अगर समझ में आया है तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो, और जाके देखो पीछे क्या समझ नहीं आया, ठीक है ना। या फिर डाउट पूछो नीचे आके। क्लियर है, सबको समझ आ रही है इतनी सी बात। चलिए। देखो अब यहाँ पर अपने पास आगे क्या गिवन है। अच्छा, अब ये आ गया कि कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट मलेरिया कॉज करता है। अरे यार, अब यहाँ पे ये अब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा यहाँ पे डिजीज के बारे में। फंजाई से कौन से डिजीज होते हैं, बैक्टीरिया से कौन से डिजीज होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से होते हैं, वायरस से कौन से होते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी निपटाते हैं कल की क्लास में। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ एक एक करके निपटाते जाएंगे, ठीक है ना। और आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो ही रही होंगी। और सीआरएम में बहुत बढ़िया डाउट पूछा यार, वेरी गुड, जिसने वो डाउट पूछा हुआ है शाबाश। तो समझते हैं उस डाउट को भी। और रिटेंशन रेट को लेकर के है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया उसके माइंड में। क्वेश्चन तो खैर मतलब थोड़ा लल्लो पंजई पूछा है उसने, लेकिन मुझे जो चीज़ समझाने को आई ना उसमें, कि ये चीज़ भी आपको डाउट कभी ना कभी उठ सकता है, आपको ना उठे भले, लेकिन एग्जाम में अगर वो चीज़ आ गई तो दिक्कत दे देगी, ठीक है। तो वो भी समझ लेंगे। एंड इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। बाकी अच्छे से आई होप कि आप लोग मेहनत कर रहे हो और डेली की चीज़ें, ये क्या है यार, कहाँ खिसक रहा है। देखो, जो भी डेली की चीजें हैं वो मेहनत करके डेली की डेली ही निपटानी है, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें दूंगा, यानी कि बहुत कुछ आपको मिलता जाएगा। तो उसे जब तक आप डेली डेली का खाना आप एक दिन में नहीं पचाओगे ना, तो एक साथ आपसे अगर सोचो, मैं आपसे बोल दूं कि एक काम करो बेटा, चलो 20 डेज का खाना एक साथ पचा जाओ, ठीक है ना, तो पचा पाओगे क्या, नहीं पचा पाओगे। पढ़ने का भी ऐसा ही है कि आप चलो ठीक है यार, 1 2 3 दिन का एक साथ कर लोगे, लेकिन ज़्यादा दिन का छोड़ोगे तो कवर नहीं होगा और आपके माइंड में इतना अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा, उसकी रिवीजन ही इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। रिवीजन और जो बच्चे टॉप करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं। एक उनके पास डिसिप्लिन है कि उन्होंने एक दिन में इतना घंटा दिया तो वो अगले दिन भी देंगे, अगले दिन भी देंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ पढ़ो बट डेली डेली पढ़ो, वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। तो आई होप कि मेरी बात आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब इस सेशन को यहीं पर एंड कर देता हूँ। बाकी की चीज़ें जो है कल देखते हैं, और मिलते हैं 5 PM के सेशन में। फिर आपका 7 PM को जीके भी होगा। तो सारी की सारी चीज़ें करते रहो। जीके में आपको बहुत सारे फैक्ट मिल चुके हैं, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। जल्दी ही टेस्ट होगा, सब कुछ रिवाइज करके बैठे रहना, ठीक है ना। चलो खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।